जब हम मॉडर्न स्टेट की बात करते हैं, मतलब आज के राज्य या सरकार की, तो एक बहुत ही बेसिक सवाल उठता है कि ये स्टेट, ये सरकार आखिर आई क्यों? क्या इंसान बिना किसी सरकार के, बिना किसी कानून के रह नहीं सकता था? और ये कोई नया सवाल नहीं है। यही वो सवाल है जिसने 17वीं 18वीं सदी के यूरोप में कई बड़े फिलोसोफर्स को सोचने पे मजबूर किया था। अच्छा। हाँ, उस दौर की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जो उथल-पुथल थी, हम्म। उसके बीच 3 बड़े नाम सामने आए। इंग्लैंड से थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक, और फ्रांस से जॉन जैक्स रूसो। हम्म। इन तीनों ने इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की। और उनके जवाबों को ही हम आज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। बिल्कुल। तो अगले 3 हिस्सों में हम इन्हीं 3 विचारकों के नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? हाँ क्योंकि सवाल एक ही था। हाँ, लेकिन जवाब बिल्कुल अलग थे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं थॉमस हॉब्स से, जिनका नजरिया शायद सबसे ज्यादा डार्क और कंट्रोवर्शियल माना जाता है। हाँ, काफी चौंकाने वाला है। चलिए इस विचार की परतों को खोलते हैं। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट आखिर है क्या? ये बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक हाइपोथेटिकल अग्रीमेंट है। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक। हाँ, काल्पनिक समझौता। ये कोई असली कागज नहीं था जिस पर लोगों ने साइन किया हो। ये बस एक विचार है। ये थियरी मानती है कि सरकार या राज्य बनने से पहले इंसान एक स्टेट ऑफ नेचर यानी प्राकृतिक अवस्था में रहता था। स्टेट ऑफ नेचर मतलब जहां कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई सरकार नहीं। मतलब पूरी आजादी, जो मन में आए वो करो। हाँ, लेकिन उस आजादी की एक बहुत बड़ी कीमत थी, और उस अवस्था की मुश्किलों से, परेशानियों से निकलने के लिए ही लोगों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया। अच्छा। और उसी समझौते से समाज और सरकार का जन्म हुआ। तो ये एक तरह का सौदा था। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना। बिल्कुल। लोगों ने अपनी असीमित आजादी छोड़ी ताकि उन्हें सुरक्षा मिल सके। ठीक है, तो हॉब्स की कहानी इसी स्टेट ऑफ नेचर से शुरू होती है। उनके समय में ऐसा क्या हो रहा था बिल्कुल। जिसने उन्हें इंसानी स्वभाव और बिना सरकार की दुनिया के बारे में इतना पेसिमिस्टिक, इतना निराशावादी बना दिया? देखिए, हॉब्स 17वीं सदी के इंग्लैंड में रह रहे थे, और वो दौर, वो भयानक उथल-पुथल का दौर था। सिविल वॉर का टाइम था शायद। हाँ, उन्होंने अपनी आंखों से इंग्लिश सिविल वॉर देखा। एक ऐसी लड़ाई जिसने पूरे देश को तोड़ दिया था। ये राजा और संसद के बीच सत्ता की लड़ाई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और इसका अंत भी बहुत हिंसक हुआ। 1649 में राजा चार्ल्स आय को फांसी दे दी गई सबके सामने। सबके सामने। तो उन्होंने अराजकता, डर और हिंसा का माहौल बिल्कुल करीब से देखा था। तो ये उनके लिए सिर्फ एक किताबी ख्याल नहीं था, ये उनकी जिंदगी की हकीकत थी। बिल्कुल। उन्होंने देखा कि जब अथॉरिटी टूट जाती है, जब ये तय नहीं होता कि असली शासक कौन है, तो समाज कैसे बिखर जाता है। इसी बैकग्राउंड में उन्होंने 1651 में अपनी सबसे मशहूर किताब लिवायथन लिखी। ये लेवायथन, ये तो बाइबल में एक पौराणिक समुद्री राक्षस का नाम है, राइट? जो बहुत विशाल और ताकतवर होता है। सही कहा, और ये नाम उन्होंने जानबूझकर चुना था। अच्छा। हाँ, हॉब्स ने सरकार की तुलना उसी विशाल, उसी शक्तिशाली लेवायथन से की। उनका मानना था कि समाज में शांति और व्यवस्था लाने के लिए एक वैसी ही ताकत चाहिए। एग्जैक्टली एक ऐसी ही असीम ताकतवर सत्ता की जरूरत है जिससे सब डरें। तो चलिए उस दुनिया में चलते हैं जहां ये लेवायथन नहीं है। हॉब्स के हिसाब से सरकार के बिना, यानी स्टेट ऑफ नेचर में, जिंदगी असल में कैसी थी? हॉब्स के लिए स्टेट ऑफ नेचर एक जहन्नुम से कम नहीं था। जहन्नुम। हाँ, उनका मानना था कि इंसान स्वभाव से स्वार्थी है, ईगोइस्टिक एंड सेल्फिश। हर इंसान सिर्फ अपनी इच्छाओं, अपने सुख और अपनी सुरक्षा की परवाह करता है। हॉब्स के शब्दों में कहें तो इंसान में अ परपेचुअल एंड रेस्टलेस डिजायर ऑफ पावर आफ्टर पावर दैट सीज इट ओनली इन डेथ होती है। शक्ति पाने की एक कभी न खत्म होने वाली भूख, जो मौत के साथ ही खत्म होती है। लेकिन क्या हम सब ऐसे ही हैं? मतलब आज जब हम ह्यूमन नेचर की बात करते हैं तो एम्पैथी, कोऑपरेशन, इन सब की भी तो बात होती है। What's fascinating here is, हॉब्स ये नहीं कह रहे थे कि इंसान स्वभाव से बुरा या ईविल है। अच्छा। वो बस ये कह रहे थे कि इंसान अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करेगा। ये उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। सोचिए, स्टेट ऑफ नेचर में जहाँ कोई नियम कानून नहीं है, कोई पुलिस नहीं है जो आपको बचाएगी, वहाँ सबसे लॉजिकल, सबसे रैशनल चीज यही है कि आप किसी पर भरोसा न करें और अपनी सुरक्षा के लिए जो जरूरी हो वो करें। इसे शायद ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सड़क पर कोई ट्रैफिक लाइट ना हो, कोई पुलिस वाला ना हो, तो हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए
गाड़ी कहीं से भी घुसाएगा। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब बुरे लोग हैं, बस उस सिस्टमलेस सिस्टम में सर्वाइवल का यही तरीका है। बहुत अच्छा एनालॉजी है। और क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में सब बराबर थे, बराबर। कैसे मतलब कमजोर से कमजोर इंसान भी सोते हुए ताकतवर से ताकतवर इंसान को मार सकता था, तो कोई भी सुरक्षित नहीं था। ये एक वॉर एज इज ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन की स्थिति थी। यानी हर व्यक्ति की हर दूसरे व्यक्ति से लड़ाई। हाँ, और यहाँ सिर्फ एक नियम चलता था, माइट इज राइट। जिसके पास ताकत है वो ले लो, और जब तक अपनी ताकत से उसे बचा सकते हो रखो। तो इसका मतलब कि वहां कोई नैतिकता, कोई सही गलत, न्याय, कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। जहां कोई कानून ही नहीं वहां अन्याय कैसा? ये सब चीजें तो समाज में बनती हैं। स्टेट ऑफ नेचर में सिर्फ डर, धोखा और ताकत थी। और इसीलिए हॉब्स ने उस जिंदगी को अपनी मशहूर लाइन में डिस्क्राइब किया, सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। हाँ, अकेली, डीन, घिनौनी, पाशविक और छोटी। ठीक है, तो माहौल पूरा डर और अविश्वास का था। लेकिन हॉब्स सिर्फ ये नहीं बताते कि हालात बुरे थे, वो इसके पीछे की साइकोलॉजी को भी डाइसेक्ट करते हैं ना। हाँ, वो 3 मुख्य कारण बताते हैं इस लड़ाई के। 3 कारण। पहला, कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा। संसाधन सीमित हैं, खाना, जमीन, सब कुछ, और हर कोई उन्हें पाना चाहता है, तो जाहिर है लड़ाई होगी। ये तो समझ आता है। दूसरा, डिफिडेंस, मतलब अविश्वास या डर, क्योंकि हर कोई दूसरे से डरता है, उसे लगता है कि सामने वाला उस पर हमला कर सकता है, तो वो पहले ही हमला कर देता है, एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। एग्जैक्टली। और तीसरा कारण तो और भी दिलचस्प है। वो क्या है? वो है ग्लोरी, यश, या कह लीजिए इज्जत। लोग अपनी रेप्यूटेशन के लिए लड़ते हैं। रेप्यूटेशन के लिए? हाँ, कोई मजाक, कोई अपमानजनक शब्द, एक तिरछी नजर, कोई भी ऐसा संकेत जिससे लगे कि आपको कमजोर समझा जा रहा है, वो हिंसा की वजह बन सकता था। क्योंकि उस दुनिया में कमजोर दिखना मरने का बुलावा देने जैसा था। बिल्कुल। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब इस जहन्नम से बाहर निकलने का रास्ता क्या था? क्या इंसान हमेशा के लिए इसी पाशविक जिंदगी को जीने के लिए मजबूर था? दिलचस्प बात यह है कि हॉब्स के मुताबिक इस जहन्नुम से निकलने का रास्ता भी इंसान की रीजन यानी विवेक बुद्धि में ही छिपा था। अच्छा। इंसान सिर्फ अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं है, वो सोच भी सकता है, और उसकी बुद्धि उसे बताती है कि मौत का ये लगातार डर ये अच्छी चीज नहीं है। हाँ, शांति में रहना ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल। और यहीं से हॉब्स लॉज ऑफ नेचर की बात करते हैं। लॉज ऑफ नेचर ये क्या है? ये कोई भगवान के बनाए कानून है? नहीं, ये कोई दैवीय या नैतिक कानून नहीं है। ये रीजन के रूल्स हैं, विवेक के सिद्धांत। ये वो नियम है जो एक समझदार इंसान शांति और सुरक्षा हासिल करने के लिए अपनाएगा। ओके। हॉब्स ने ऐसे 19 नियमों की लिस्ट दी, लेकिन उनमें से 2 सबसे ज्यादा फंडामेंटल हैं। पहला, सीक पीस एंड फॉलो इट, यानी शांति की तलाश करो। और दूसरा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की नींव है, बी विलिंग टू ले डाउन योर राइट टू ऑल थिंग्स व्हेन अदर्स आर टू, मतलब शांति के लिए अपने कुछ अधिकार छोड़ने को तैयार रहो। हाँ, पर एक शर्त पर। बशर्ते दूसरे भी ऐसा करने को तैयार हो। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर सिर्फ मैं अपने हथियार डाल दूं और बाकी सब न डालें, हाँ, तो मैं तो और भी ज्यादा अनसेफ हो जाऊंगी। हाँ बिल्कुल। और इसी दूसरे नियम से सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जन्म होता है। सब लोगों को ये समझ आ गया था कि अगर सब अपनी असीमित आजादी पर अड़े रहेंगे तो लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। तो सबने मिलकर एक समझौता किया। और इस समझौते की शर्तें क्या थी? यहीं पर हॉब्स के सिद्धांत का सबसे जरूरी और कंट्रोवर्शियल हिस्सा आता है। ये समझौता 2 हिस्सों में हुआ। पहले, डरे हुए अकेले लोग एक साथ आए और उन्होंने एक समाज बनाया। ठीक है। फिर उस समाज ने अपने ऊपर शासन करने के लिए अपनी सारी शक्तियां एक अथॉरिटी को सौंप दी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। वो क्या? ये समझौता लोगों ने आपस में किया, शासक के साथ नहीं। 1 मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब लोगों ने एक दूसरे से कहा कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस एक व्यक्ति या सभा को इस शर्त कर देता हूं कि तुम भी अपना अधिकार उसे सौंप दो। तो जो शासक है या जिसे हॉब्स सॉवरेन कहते हैं, वो इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं था? नहीं, वो इस कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ नहीं है, वो लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है। मतलब उसकी शक्ति एब्सोल्यूट थी, असीमित। असीमित, अविभाज्य और स्थायी। लोगों ने अपनी मर्जी से अपनी सुरक्षा के लिए अपने सारे अधिकार उसे सौंप दिए। सॉवरेन तो इस कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा है, उसका हिस्सा नहीं। सारे अधिकार बिना किसी शर्त के, ये तो एक तानाशाही को खुला न्योता देने जैसा है। हॉब्स के लिए ये तानाशाही नहीं बल्कि व्यवस्था थी।
उनका तर्क था कि अगर सॉवरेन की शक्ति पर कोई भी शर्त लगाई गई या उसे बांटा गया, जैसे राजा और संसद के बीच। हाँ, तो फिर से वही झगड़ा शुरू हो जाएगा कि फाइनल अथॉरिटी कौन है। और ये झगड़ा समाज को वापस स्टेट ऑफ नेचर में यानी सिविल वॉर में धकेल देगा। तो उनके लिए सुरक्षा सबसे ऊपर थी, स्वतंत्रता से भी ज्यादा। बिल्कुल। द वर्स्ट सॉवरेन इज बेटर देन द बेस्ट सिविल वॉर। ये तो आज भी एक बहुत बड़ी बहस है ना? हाँ आतंकवाद से लड़ने के नाम पर सरकारें ज्यादा सर्वेलियंस करती हैं, हाँ या पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में लोगों की मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी जाती है। क्या ये हॉब्स के लेवियाथन का ही एक मॉडर्न रूप है? हाँ, ये ट्रेड ऑफ हॉब्स के दर्शन का केंद्र है। उनके लिए कानून वही था जो सॉवरेन का आदेश था। सही गलत का फैसला भी वही करता था। और विद्रोह का अधिकार? कोई अधिकार नहीं था। अगर आप विद्रोह करते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं और समाज को वापस अराजकता में धकेल रहे हैं। तो एक बार लेवियाथन बन गया तो चाहे वो कितना भी अत्याचारी क्यों ना हो, जनता उसे हटा नहीं सकती। कोई भी अधिकार लोगों के पास नहीं बचा था। सिर्फ एक, हाँ, आत्मरक्षा का अधिकार। राइट टू सेल्फ प्रेजर्वेशन। अच्छा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही जान बचाने के लिए था। अगर सॉवरेन किसी व्यक्ति को मारने का आदेश दे तो वो व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए लड़ सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का मूल उद्देश्य ही खत्म हो गया। हाँ, लेकिन इसके अलावा सॉवरेन के हर आदेश को मानना ही प्रजा का धर्म था। तो हॉब्स की दुनिया का सार ये है, इंसान का स्वभाव उसे एक अंतहीन लड़ाई में धकेलता है। इस डर से बचने का एकमात्र रास्ता है अपनी पूरी आजादी एक सर्वशक्तिमान शासक को सौंप देना। हाँ, ताकि वो सबको नियंत्रित कर सके और सुरक्षा दे सके। और ये एक ऐसा सौदा है जिसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बाहर सिर्फ मौत और अराजकता है। बिल्कुल सही। उनके लिए राज्य डर की नींव पर बना है। ये प्यार, भाईचारा या नैतिकता से नहीं, बल्कि मौत के डर से पैदा हुआ एक जरूरी राक्षस है। लेकिन क्या इंसान सच में इतना ही वायलेंट और सेल्फिश था? क्या स्टेट सिर्फ डर और मजबूरी से ही बन सकता है? क्या आज़ादी की कोई कीमत नहीं? यहीं से एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। हॉब्स ने सवाल तो सही पूछा, लेकिन क्या उनका जवाब ही एकमात्र जवाब है? और इसी सवाल का एक बिल्कुल अलग जवाब हमें अगले विचारक से मिलेगा। अगली कड़ी में हम जॉन लॉक को देखेंगे। अच्छा, वो हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर की बात से शुरू तो करते हैं, लेकिन एक ऐसे नतीजे पर पहुंचते हैं जहां राज्य लोगों की आजादी छीनने के लिए नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करने के लिए बनता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हॉब्स सही हैं, तो क्या आज भी हमारा और हमारी सरकार का रिश्ता कहीं ना कहीं उसी पुराने डर पर ही टिका है? क्या हम कानून इसलिए मानते हैं क्योंकि वो सही है, या इसलिए क्योंकि हमें सजा का डर? हॉब्स के लिए सिक्योरिटी सबसे जरूरी थी, लेकिन क्या लिबर्टी और राइट्स इतने ही बेकार थे? यहीं से एंट्री होती है जॉन लॉक की। बिल्कुल, जॉन लॉक 1632 में पैदा हुए। मतलब एक ऐसे फिलोसोफर जिन्होंने सरकार और इंसान के रिश्ते पर हॉब्स से बिल्कुल उल्टी बात कही। बिल्कुल उल्टी। हाँ, उनकी एक किताब है टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, और वो आज भी आप कह सकते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी का एक तरह से घोषणा पत्र मानी जाती है। तो मतलब ये दोनों विचारक एक ही सवाल का जवाब दे रहे थे। असल में हाँ, सवाल एक ही था, पर जवाब एकदम अलग थे। सवाल ये था कि सरकार आखिर है क्या? क्या वो एक सख्त पिता की तरह है जिसका काम हमें हमारी ही गलतियों से बचाना है? ये हॉब्स का नजरिया था कि चाहे इसके लिए डांटना मारना पड़े। हाँ, या फिर सरकार एक एम्प्लॉई की तरह है जिसे हमने एक खास काम के लिए हायर किया है, और अगर वो काम ठीक से न करे तो हम उसे नौकरी से निकाल सकते हैं। ये जॉन लॉक का नजरिया था। एग्जैक्टली। यही लॉक का नजरिया था। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। और लॉक का समय भी तो अलग था। वो हॉब्स की तरह सिविल वॉर की दहशत में नहीं जी रहे थे। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। लॉक का समय था एनलाइटनमेंट का, मतलब प्रबोधन का युग। ये न्यूटन का दौर था। अच्छा। तो जैसे न्यूटन ने बताया कि ये पूरा ब्रह्मांड कुछ प्राकृतिक नियमों पर चलता है, वैसे ही विचारकों को लगने लगा कि समाज भी कुछ तार्किक और प्राकृतिक नियमों पर चलना चाहिए। तो माहौल डर का नहीं था। नहीं, माहौल था तर्क का, विज्ञान का और एक उम्मीद का। और इसी माहौल में प्राकृतिक अधिकारों का आइडिया पनपा। प्राकृतिक अधिकार कि हर इंसान कुछ अधिकारों के साथ पैदा होता है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ये वो अधिकार हैं जो कोई राजा या सरकार हमें देती नहीं, इसलिए वो हमसे छीन भी नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए लॉक की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं।
हॉब्स ने कहा था कि सरकार के बिना मतलब स्टेट ऑफ नेचर में जिंदगी एक नर्क है, एकाकी, दीन, घिनौना, पाशविक और छोटा। सबका सबके खिलाफ युद्ध। लॉक के लिए स्टेट ऑफ नेचर युद्ध की स्थिति थी ही नहीं, बल्कि एक स्वर्ण युग जैसा था। स्वर्ण युग? हाँ, ये शांति, सद्भावना, आपसी सहायता और संरक्षण की स्थिति थी। लोग स्वार्थी जानवर नहीं, बल्कि तर्कसंगत प्राणी थे जो एक दूसरे के साथ सहयोग करते थे। एक मिनट, कोई सरकार नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई अदालत नहीं, और सब शांति से रह रहे हैं? ये सुनने में थोड़ा ज्यादा ही आदर्श नहीं लगता? लगता है, और यही तो ट्विस्ट है। लॉक ने कहा कि ये अवस्था प्री पॉलिटिकल थी, लेकिन प्री मॉरल नहीं थी। प्री पॉलिटिकल पर प्री मॉरल नहीं? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि कोई चुनी हुई सरकार या संसद नहीं थी। ठीक है, लेकिन नैतिकता थी। लोगों के दिलों में एक प्राकृतिक नियम, लॉ ऑफ नेचर था। ये कोई कानून की किताब नहीं थी? नहीं, ये कोई लिखी हुई किताब नहीं थी। ये तर्क की आवाज थी जो कहती थी कि तुम जैसा बर्ताव अपने लिए चाहते हो, वैसा ही दूसरों के साथ करो। क्योंकि सब इंसान बराबर हैं, स्वतंत्र हैं, इसलिए किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का हक नहीं है। Here's where it gets really interesting. अगर सब कुछ इतना अच्छा था, शांति थी, नैतिकता थी, तो फिर लोगों को सरकार या सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि वो अवस्था शांतिपूर्ण होने के बावजूद असुरक्षित थी। संपत्ति सुरक्षित नहीं थी। देखिए, उसमें 3 बड़ी कमियां थी, या कहिए असुविधाएं थीं। असुविधाएं? हाँ, मान लीजिए 2 पड़ोसियों में जमीन के एक टुकड़े को लेकर कोई विवाद हो जाता है। ठीक है, और कोई अदालत या पुलिस नहीं है? हाँ, तो पहली समस्या, कोई स्थापित कानून नहीं है। प्राकृतिक नियम तो हैं, पर एक पड़ोसी उसे अपने हिसाब से समझेगा, दूसरा अपने हिसाब से। सही गलत की कोई एक परिभाषा नहीं है। अच्छा, और दूसरी समस्या ये होगी कि कोई निष्पक्ष जज नहीं होगा। मैं कहूंगी जमीन मेरी है, वो कहेगा उसकी है। हम दोनों अपने अपने केस में खुद ही जज बन जाएंगे। करेक्ट। और तीसरी और सबसे बड़ी समस्या, मान लीजिए किसी तरह ये तय हो भी गया कि जमीन आपकी है, तो इस फैसले को लागू कौन करवाएगा? अगर आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा ताकतवर है तो वो कब्जा कर लेगा, कहेगा मैं नहीं मानता फैसला। बिल्कुल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो शांतिपूर्ण होने के बावजूद ये सिस्टम भरोसेमंद नहीं था। आपके अधिकार हमेशा असुरक्षित थे। समझ गए। तो इसी असुरक्षा और इनकन्वीनियंस से बचने के लिए लोगों ने मिलकर एक सिस्टम बनाया। मतलब यहाँ डर से भागने की बात नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों को और बेहतर तरीके से सुरक्षित करने की बात है। एकदम सही। यही सबसे बड़ा फर्क है। हॉब्स के लिए ये जीवन और मौत का सवाल था, लॉक के लिए ये बेटर मैनेजमेंट का मामला है। और इसी लेन देन को लॉक ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा। तो यहाँ से प्राकृतिक अधिकारों का आइडिया आता है, जिनकी सुरक्षा के लिए ये सारा तामझाम किया गया। ये अधिकार क्या थे? 3 मुख्य अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और लॉक के लिए ये अधिकार अलंघनीय है, इनएलियनेबल। अलंघनीय मतलब ये नॉन ट्रांसफरेबल हैं। ना तो कोई सरकार इन्हें आपसे छीन सकती है, और ना ही आप खुद इन्हें किसी को दे सकते हैं। ये आपके अस्तित्व का हिस्सा हैं। और उन्होंने संपत्ति के अधिकार पर बहुत जोर दिया था। इसके पीछे उनका तर्क क्या था? हाँ, और ये आइडिया उस वक्त के लिए रेवोल्यूशनरी था। ये सिर्फ जमीन की बात नहीं थी, ये एक नए तरह के इंसान की बात थी जो अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बनाता है। अच्छा। लॉक ने कहा कि देखिए, ये धरती और इसके संसाधन तो भगवान ने सबको दिए हैं, ये कॉमन है। लेकिन जब कोई इंसान इसमें अपना श्रम, अपना लेबर मिलाता है, तो वो चीज उसकी निजी संपत्ति बन जाती है। जैसे जंगल में सेब के पेड़ तो सबके हैं, लेकिन जब मैं मेहनत करके सेब तोड़ती हूँ तो वो सेब मेरा हो जाता है। बिल्कुल, उस सेब पर अब आपकी मेहनत का ठप्पा लग गया है। इस एक आइडिया ने पहली बार मेहनत को इज्जत दी और कहा कि आपकी कीमत आपके खानदान से नहीं, आपके काम से है। यही सोच आगे चलकर कैपिटलिज्म की नींव बनी। लेकिन इसमें एक समस्या नहीं है। अगर मैं जंगल में जाकर एक पेड़ पर बाड़ लगा दूं, तो क्या वो पूरा जंगल मेरा हो गया? कहाँ पर मेहनत खत्म होती है और कब्जा शुरू होता है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये लॉक के सिद्धांत की एक आलोचना भी है। लॉक ने 2 शर्तें रखी थी। एक, कि आप उतना ही लें जितनी आपकी जरूरत है, कुछ भी बर्बाद ना हो। और दूसरी, कि आप दूसरों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में छोड़ दें। लेकिन हाँ, बाद में इसी तर्क का इस्तेमाल
कॉलोनियल ताकतों ने ये कहकर किया कि चूंकि मूल निवासी जमीन पर मेहनत करके उसे प्रोडक्टिव नहीं बना रहे, इसलिए उस पर कब्जा करना जायज है। अच्छा, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोग इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार बनाते हैं। लेकिन हॉब्स की तरह क्या यहाँ भी लोगों को अपने सारे अधिकार लेविथियान को सौंपने पड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही लॉक हॉब्स को पूरी तरह खारिज कर देते हैं। लोग अपने प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति कभी नहीं छोड़ते। वो सिर्फ एक अधिकार सरकार को सौंपते हैं। सिर्फ एक? हाँ, वो है प्राकृतिक कानून को लागू करने और न्याय करने का अधिकार, यानी अपने मामले में खुद जज बनने का अधिकार। बस। So what does this all mean? इसका मतलब सरकार की शक्ति पर एक सीमा है। बिल्कुल। यहीं से सीमित सरकार या लिमिटेड गवर्नमेंट का आधुनिक विचार पैदा होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हायर करते हैं। उसका काम आपकी सुरक्षा करना है, ये तय करना नहीं कि आप अपने घर में क्या खाएंगे या कौन सी फिल्म देखेंगे। सरकार वही सिक्योरिटी गार्ड है, मालिक नहीं। सरकार एक ट्रस्टी है। और अगर गार्ड ही चोरी करने लगे तो? अगर सरकारी लोगों के अधिकार छीनने लगे तो आप उसे नौकरी से निकाल देंगे। यही लॉक के सिद्धांत का सबसे क्रांतिकारी पहलू था। विद्रोह का अधिकार, राइट टू रेबेलियन। विद्रोह का अधिकार। अगर सरकार उस भरोसे को तोड़ती है जिसके लिए उसे बनाया गया था, तो वो सरकार अवैध हो जाती है। तब जनता को पूरा हक है कि वो सरकार को हटा दे और उसकी जगह नई सरकार बनाए। लॉक के लिए विद्रोह अराजकता नहीं, बल्कि पुरानी सही व्यवस्था को बहाल करने का एक तरीका है। वाह, ये तो वाकई में सरकार को मालिक की कुर्सी से खींचकर मुलाजिम की कुर्सी पर बिठा देता है। चलिए अब इन दोनों विचारकों हॉब्स और लॉक को आमने सामने रखते हैं। अब ये एक असली महामुकाबला लग रहा है। हाँ, बिल्कुल है। और अगर हम देखें ना, तो इन दोनों की सोच में जो सबसे बड़ा फर्क है वो इस बात पर है कि वो इंसान को देखते कैसे हैं। ह्यूमन नेचर। सही कहा। हॉब्स को लगता है हम सब अंदर से स्वार्थी जानवर हैं जिन्हें काबू में रखने के लिए एक मजबूत पिंजरा यानी एक निरंकुश शासक की जरूरत है। बिल्कुल। जबकि लॉक को लगता है कि हम समझदार नागरिक हैं जिन्हें बस ट्रैफिक संभालने के लिए एक रेफरी की जरूरत है ना? और इसी एक बुनियादी फर्क से बाकी सब कुछ बदल जाता है। अगर इंसान जानवर है तो स्टेट ऑफ नेचर एक खूनी जंग का मैदान होगा, जैसा हॉब्स ने कहा। और अगर इंसान तर्कसंगत है तो स्टेट ऑफ नेचर शांतिपूर्ण होगा, जैसा लॉक ने कहा। बस थोड़ी बहुत असुविधाएं होंगी। सही। और इसी से राज्य का उद्देश्य भी बदल जाता है। हॉब्स के लिए राज्य का मकसद है किसी भी कीमत पर मौत के डर से बचाना और ऑर्डर कायम करना, सिक्योरिटी अबव ऑल। जबकि लॉक के लिए राज्य का मकसद है उन अधिकारों की रक्षा करना जो हमारे पास पहले से ही हैं, मतलब लिबर्टी अबव ऑल। हाँ, राज्य अधिकारों को बनाता नहीं, सिर्फ उनका गार्ड है। और संप्रभुता का क्या मतलब? अल्टीमेट पावर। हॉब्स के लेवियाथिन के पास तो सारी पावर थी। हाँ, हॉब्स के लिए पावर ऊपर से नीचे आती है। शासक असीमित शक्ति का मालिक है। लेकिन लॉक के लिए पावर नीचे से ऊपर जाती है। असली मालिक जनता है। और सरकार की शक्ति शासित की सहमति पर टिकी है। बिल्कुल, कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार खुद भी उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है और अगर वो अपनी शर्तें तोड़ती है तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। और आखिर में विद्रोह का अधिकार। हॉब्स के लिए तो ये सोचना भी पाप था। हाँ, बुरे से बुरा राजा भी बिना राजा के होने वाली अराजकता से बेहतर है। जबकि लॉक के लिए विद्रोह न सिर्फ एक अधिकार है बल्कि कभी-कभी एक कर्तव्य भी बन जाता है। बिल्कुल, अत्याचारी शासन के खिलाफ। लॉक के ये आइडिया सुनने में बहुत आधुनिक लगते हैं। आज की दुनिया पर इनका क्या असर दिखता है? असर? आज की पूरी पश्चिमी दुनिया की जो राजनीतिक बुनियाद है वो लॉक के विचारों पर खड़ी है, खासकर अमेरिका। अच्छा। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस तो जैसे लॉक की किताब का सारांश है। थॉमस जेफरसन ने लॉक के लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को बदलकर लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस कर दिया, लेकिन आत्मा वही थी। ये विचार कि सरकारें जनता की सहमति से बनती हैं, ये शुद्ध रूप से लॉक का विचार है। तो एक तरफ हॉब्स की दुनिया है जहां सुरक्षा सबसे ऊपर है, चाहे इसके लिए स्वतंत्रता की बलि ही क्यों न देनी पड़े। और दूसरी तरफ लॉक की दुनिया है जहां स्वतंत्रता और अधिकार सर्वोपरि हैं और सरकार का काम सिर्फ उनकी रक्षा करने वाले एक ट्रस्टी का है। बिल्कुल। और यही हम आज के श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। लॉक का पूरा सिस्टम शासित की सहमति और बहुमत के शासन, मतलब मेजॉरिटी रूल पर टिका है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत न्यायपूर्ण लगता है। लेकिन तब क्या होता है जब बहुमत अपनी शक्ति का उपयोग करके किसी अल्पसंख्यक
किसी माइनॉरिटी समूह के अधिकारों को कुचलने लगे। अगर 51% लोग मिलकर 49% लोगों की संपत्ति या स्वतंत्रता छीनने का फैसला करें, तो क्या लॉक की सिस्टम में उसे रोकने का कोई तरीका है? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। क्या सिर्फ बहुमत की सहमति एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए हमेशा काफी होती है? हाँ, और इसी सवाल ने हमें अगले महान विचारक तक पहुंचाया। बहुमत के तानाशाही के खतरे से कैसे निपटा जाए? अब तक हमने हॉब्स और लॉक को देखा है। एक सुरक्षा पर चट्टान की तरह खड़ा है, तो दूसरा अधिकारों का झंडा लेकर। बिल्कुल। एक कहता है कि इंसान को बचाने के लिए एक मजबूत शासक चाहिए, दूसरा कहता है कि शासक से बचाने के लिए इंसान को अधिकार चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अब आते हैं रूसों पर, जो एक बिल्कुल अलग और शायद सबसे चौंकाने वाला सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, क्या हो अगर असल समस्या राज्य नहीं बल्कि समाज ही हो? हाँ, ये बहुत ही रैडिकल विचार था उस समय के लिए। उनका वो मशहूर वाकया है, इंसान आजाद पैदा होता है पर हर जगह जंजीरों में जकड़ा है। आज की इस गहरी चर्चा में हम रूसों के इन क्रांतिकारी विचारों को परत दर परत खोलेंगे और फिर इन तीनों विचारों को की एक ऐसी तुलना करेंगे जो किसी भी परीक्षा के नजरिए से बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही। और रूसों की कहानी की शुरुआत ही बाकी दोनों से एकदम अलग है। कैसे? जहाँ हॉब्स और लॉक प्राकृतिक अवस्था यानी स्टेट ऑफ नेचर को किसी न किसी कमी या समस्या से भरा हुआ देखते हैं, रूसो उसे लगभग एक स्वर्ण युग या गोल्डन एज की तरह बताता है। स्वर्ण युग? ये तो बहुत ही दिलचस्प है। हॉब्स ने तो प्राकृतिक अवस्था को नर्क जैसा बताया था। हाँ, बिल्कुल। तो रूसो के स्वर्ग या स्वर्ण युग का मतलब क्या था? इंसान कैसा था उस दौर में? रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में इंसान अकेला था, आत्मनिर्भर था। वो एक नेक जंगली मतलब नोबल सैवेज की तरह था। नेक जंगली? हाँ, उसमें ना कोई सामाजिक ईर्ष्या थी, ना घमंड, ना लालच। वो नैतिक रूप से अच्छा नहीं था, क्योंकि नैतिकता तो समाज की देन है, बल्कि वो क्या कहते हैं, अनैतिकता पूर्व या प्री मॉरल था। अच्छा। वो बस अपनी सहज प्रवृत्ति से जीता था, जिसमें दो मुख्य भावनाएं थीं, एक तो आत्मरक्षा और दूसरी दूसरों के दुख के प्रति करुणा। तो जीवन सरल था, खुश था और सबसे बढ़कर आजाद था। बिल्कुल। एक मिनट, अगर प्राकृतिक अवस्था इतनी अच्छी और शांतिपूर्ण थी, हाँ, तो इंसान ने उसे छोड़ा ही क्यों? मतलब कोई भी अपनी स्वर्ण युग वाली जिंदगी को क्यों छोड़ेगा? ये बात कुछ समझ नहीं आई। यही रूसों के दर्शन का सबसे बड़ा सवाल है। उनका जवाब है कि ये कोई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं था, ये एक लंबा और धीमा पतन था। पतन? हाँ। इसकी शुरुआत हुई जब आबादी बढ़ी, लोग एक दूसरे के करीब आए, छोटे छोटे समूह बने, और यहीं से तुलना, ईर्ष्या, घमंड, इन सब का जन्म हुआ। ओके। लेकिन असली और सबसे बड़ा पतन तब शुरू हुआ जब किसी इंसान ने पहली बार जमीन के एक टुकड़े पर बाड़ लगाई और कहा, ये मेरा है। अच्छा। और दूसरे लोगों ने उसकी बात मान ली। तो आप कह रहे हैं कि निजी संपत्ति या प्राइवेट प्रॉपर्टी ही वो पहली जंजीर थी? रूसों के लिए हाँ, बिल्कुल। निजी संपत्ति के विचार ने इंसान की मासूमियत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसने लालच, प्रतिस्पर्धा और असमानता को जन्म दिया। जो ज्यादा चालाक या मजबूत थे, उन्होंने ज्यादा जमीन हथिया ली, समाज अमीर और गरीब में बंट गया। और यहीं से मानवता का दुख शुरू हुआ। एग्जैक्टली। और इसके बाद अमीरों ने अपनी इस चोरी की संपत्ति को बचाने के लिए एक और चालाकी की। उन्होंने गरीबों को एक सामाजिक अनुबंध का झांसा दिया। क्या कहकर? ये कहकर कि ये अनुबंध सबको सुरक्षा देगा, पर असल में उसका मकसद सिर्फ अमीरों की संपत्ति को कानूनी मान्यता देना था। रूसों के लिए यह पहला सामाजिक अनुबंध एक बहुत बड़ा धोखा था। वाह! तो रूसो ये कह रहे हैं कि जिस राज्य और कानून को हम सभ्यता की निशानी मानते हैं, वो असल में अमीरों द्वारा गरीबों को हमेशा के लिए गुलाम बनाने की चाल थी। हाँ, उनके अनुसार तो यही था। ये तो पूरी राजनीतिक व्यवस्था की नींव पर ही सवाल उठा देता है। तो फिर रूसो का हल क्या था? एक नया असली अनुबंध? बिल्कुल। अपनी सबसे महत्वपूर्ण किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, जो 1762 में आई, रूसो ने एक वास्तविक और न्यायपूर्ण अनुबंध का प्रस्ताव रखा। और वो क्या था? उनका समाधान क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि लोग अपने सारे अधिकार किसी एक राजा या कुछ लोगों के समूह को नहीं, बल्कि पूरे समुदाय को सौंप देंगे। पूरे समुदाय को? हाँ, हर व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से समुदाय को समर्पित कर देगा और बदले में वो उस समुदाय का एक अविभाज्य हिस्सा बन जाएगा। पूरे समुदाय को अधिकार सौंपना, इस समुदाय की इच्छा को ही शायद वो सामान्य इच्छा या जनरल विल कहते हैं। सही पकड़ा आपने।
यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? यह बहुमत की इच्छा से कैसे अलग है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सूक्ष्म अंतर है। सामान्य इच्छा सिर्फ सबकी इच्छा का जोड़ नहीं है। मतलब? देखिए, सबकी इच्छा तो हर व्यक्ति के निजी स्वार्थों का कुल योग है, जबकि सामान्य इच्छा हमेशा पूरे समाज की भलाई यानी सार्वजनिक हित पर केंद्रित होती है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। हो सकता है कि किसी मुद्दे पर 100 में से 90 लोग एक बात कहें, लेकिन अगर वो बात लंबे समय में पूरे समाज के लिए अच्छी नहीं है, तो वो सामान्य इच्छा नहीं है। रूसो का मानना था कि जब नागरिक निजी स्वार्थ छोड़कर सिर्फ समुदाय की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो जो सामूहिक निर्णय निकलता है वही सामान्य इच्छा है। लेकिन ये सामान्य इच्छा तय कौन करेगा? अगर ये बहुमत नहीं है, तो क्या ये खतरनाक नहीं हो सकता? क्या ये किसी तानाशाह को ये कहने का मौका नहीं दे सकता कि सिर्फ मुझे पता है कि जनता के लिए क्या अच्छा है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही रूसो के सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना भी है। तो रूसो का क्या जवाब था इस पर? रूसो का मानना था कि सामान्य इच्छा को लोग सीधे तौर पर व्यक्त करेंगे। वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी के समर्थक थे, जैसे प्राचीन एथेंस में होता था। बिल्कुल, जहां नागरिक खुद इकट्ठा होकर कानून बनाते हैं। वो प्रतिनिधियों वाले लोकतंत्र को सही नहीं मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इच्छा को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो सारी राजनीतिक शक्ति हमेशा लोगों के पास ही रहनी चाहिए? हाँ, इसे ही लोकप्रिय संप्रभुता या पॉपुलर सोवरेनिटी कहते हैं। लेकिन हाँ, आलोचकों का कहना है कि बड़े देशों में ये संभव नहीं है। और यहीं पर उनका वो सबसे विवादित विचार भी आता है ना, कि अगर कोई इस सामान्य इच्छा को न माने तो? हाँ, यही रूसो का सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद वाक्य आता है, जो क्या है? जो कोई भी सामान्य इच्छा का पालन करने से इनकार करेगा, उसे पूरा समुदाय ऐसा करने के लिए मजबूर करेगा, जिसका मतलब है कि उसे आजाद होने के लिए मजबूर किया जाएगा। आजाद होने के लिए मजबूर किया जाएगा? हाँ। एक मिनट, ये तो सुनने में ही विरोधाभासी लगता है। जबरदस्ती और आजादी एक साथ कैसे हो सकते हैं? रूसो का तर्क थोड़ा जटिल है, पर समझने लायक है। उनके लिए सच्ची आजादी अपनी मनमानी करना नहीं है। वो तो प्राकृतिक स्वतंत्रता थी जो हम खो चुके हैं। अच्छा। अब हम एक समाज में रहते हैं, इसलिए हमें नागरिक स्वतंत्रता चाहिए। और नागरिक स्वतंत्रता का मतलब है उन कानूनों के तहत रहना जो हमने खुद अपने लिए बनाए हैं। तो चूंकि सामान्य इच्छा हर नागरिक की अपनी सच्ची सामूहिक इच्छा का हिस्सा है, इसलिए उन कानूनों का पालन करना असल में अपनी ही इच्छा का पालन करना है। मैं समझ रही हूँ। तो जब कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के कारण उन कानूनों को तोड़ता है, तो वह अपनी ही सच्ची आजादी के खिलाफ जा रहा होता है। इसलिए समाज जब उसे कानून का पालन करने के लिए मजबूर करता है, तो वो असल में उसकी सच्ची आजादी की ओर वापस धकेल रहा होता है। चलिए अब जरा इसे और खोलकर समझते हैं। हमारे श्रोताओं के लिए जो यूजीसी नेट और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इन तीनों विचारकों हॉब्स, लॉक और रूसो को एक साथ रखकर देखना सबसे जरूरी है। बिल्कुल, ये तुलना बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। इंसान के स्वभाव यानी ह्यूमन नेचर के बारे में इन तीनों के विचार कितने अलग थे? ये तीनों तीन अलग अलग दुनिया से आते हुए लगते हैं। हॉब्स के लिए इंसान फंडामेंटली स्वार्थी, अहंकारी और शक्ति का भूखा है। मतलब अगर कोई कंट्रोल ना हो तो इंसान एक दूसरे को खत्म कर देगा। आन है जिसे ईश्वर से कुछ प्राकृतिक अधिकार मिले हैं। और रूसो जैसा हमने अभी देखा, सबसे अलग है। वो कहते हैं कि इंसान स्वभाव से तो अच्छा और नेक है, लेकिन ये समाज, खासकर निजी संपत्ति, उसे भ्रष्ट और दुखी कर देती है। यानी एक मानता है कि हम जन्म से ही बिगड़े हुए हैं, दूसरा मानता है हम समझदार हैं, और तीसरा मानता है कि समाज हमें बिगाड़ देता है। वाह। और इन अलग अलग शुरुआती बिंदुओं की वजह से उनकी प्राकृतिक अवस्था की कल्पना भी जमीन आसमान का फर्क रखती होगी। बिल्कुल। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था तो हर किसी के खिलाफ युद्ध है। जीवन जैसा वो कहते हैं एकाकी, दीन, घिनौना, पाशविक और छोटा है। पूरी तरह से अराजकता। हाँ, जबकि लॉक की प्राकृतिक अवस्था अराजक नहीं है। यह शांति, सद्भावना और आपसी सहयोग की स्थिति है। लेकिन इसमें एक कमी है। क्या कमी? कोई निष्पक्ष जज नहीं है जिससे विवाद हो सकते हैं। और रूसों की प्राकृतिक अवस्था, जैसा हमने कहा, एक शांतिपूर्ण स्वर्ण युग है। तो इन तीनों की प्राकृतिक अवस्था की समस्याएं इतनी अलग थीं, जाहिर है कि इससे निकलने के लिए जो अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने सोचे होंगे वो भी बिल्कुल अलग होंगे। हाँ,
इसे एक एनालॉजी से समझ सकते हैं। बताइए। हॉब्स का अनुबंध एक ऐसे सख्त बॉस के साथ नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट है जहां आप अपनी सारी आज़ादी बॉस को सौंप देते हैं और बदले में वो आपकी सुरक्षा की गारंटी लेता है। आप बॉस से सवाल नहीं कर सकते। ठीक है। लॉक का अनुबंध एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जैसा है। आप कुछ अधिकार सरकार रूपी मैनेजिंग पार्टनर को देते हैं, लेकिन आपके मूल अधिकार आपके पास ही रहते हैं और अगर मैनेजिंग पार्टनर गड़बड़ करे तो आप उसे हटा सकते हैं। और रूसो का? रूसो का अनुबंध एक परिवार का हिस्सा बनने जैसा है। आप अपनी व्यक्तिगत पहचान को परिवार की सामूहिक पहचान में मिला देते हैं। आप जो भी करते हैं परिवार की भलाई के लिए करते हैं, क्योंकि उसी में आपकी भी भलाई है। ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। इसका मतलब संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी, या कहिए कि अंतिम शक्ति किसके पास है, इस पर भी तीनों का नजरिया अलग होगा। निश्चित रूप से। हॉब्स के सिस्टम में संप्रभुता पूर्ण, असीमित और अविभाज्य है। शासक के पास आप उसके खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकते। लॉक के यहाँ संप्रभुता सीमित है। अंतिम शक्ति जनता के पास है और अगर सरकार ट्रस्ट तोड़ती है तो जनता विद्रोह कर सकती है। और रूसो में तो साफ है संप्रभुता लोगों में ही निहित है। हाँ, और हमेशा उन्हीं के पास रहती है। यह लोकप्रिय संप्रभुता है। इसे ना तो किसी को सौंपा जा सकता है, ना ही बांटा जा सकता है। और अब आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण तुलना, स्वतंत्रता बनाम सत्ता, यानी लिबर्टी वर्सेस अथॉरिटी का संतुलन। इस पर इन तीनों ने क्या कहा? ये उनके दर्शन का सार है एक तरह से। हॉब्स के लिए सत्ता ही सब कुछ है। स्वतंत्रता अराजकता लाती है, इसलिए सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता को सत्ता के हवाले कर देना चाहिए। ठीक है। लॉक के लिए स्वतंत्रता एक प्राकृतिक अधिकार है जो सत्ता को सीमित करता है। सरकार का काम ही स्वतंत्रता की रक्षा करना है, उसे छीनना नहीं। और रूसो का विचार इन दोनों से बिल्कुल अलग और सबसे जटिल है। उनके अनुसार सच्ची स्वतंत्रता सत्ता का पालन करने में ही है, बशर्ते वो सत्ता सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति हो। मतलब आप समुदाय के बनाए कानूनों का पालन करके ही वास्तव में आजाद होते हैं। बिल्कुल। इतने सारे और इतने गहरे मतभेदों के बाद ये सोचना भी मुश्किल लगता है कि इन तीनों में कुछ समान भी था। क्या कोई ऐसी कड़ी थी जो इन तीनों को जोड़ती हो? इसमें सबसे आकर्षक बात यह है कि हाँ, और ये समानताएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी असमानताएं। अच्छा। पहली और सबसे बड़ी समानता यह है कि तीनों ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने यह नहीं माना कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहली बार ये कहा गया कि सरकार की शक्ति भगवान से नहीं बल्कि इंसानों से आती है। एग्जैक्टली। और यहीं से दूसरी समानता निकलती है। तीनों का मानना था कि राज्य एक कृत्रिम या मानव निर्मित संस्था है। मतलब ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है। नहीं, इसे इंसानों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक समझौते के जरिए बनाया है। तीसरी समानता यह है कि तीनों ने अपने सिद्धांतों का आधार धर्म को नहीं बल्कि तर्क को बनाया। और आखिर में इन तीनों ने अपने अपने तरीके से आधुनिक लोकतंत्र और संविधानवाद की नींव रखी। हॉब्स ने राज्य की जरूरत बताई, लॉक ने सीमित सरकार और अधिकार दिए और रूसो ने लोकतंत्र का विचार दिया। तो इन सब बातों का सार क्या है? एक परीक्षार्थी के लिए या आज के एक आम नागरिक के लिए इन 3 सदियों पुराने विचारकों से हम क्या सीख सकते हैं? ये तीनों विचारक हमें सरकार और समाज की नींव के बारे में 3 अलग-अलग लेकिन हमेशा प्रासंगिक रहने वाले दृष्टिकोण देते हैं। वे हमें एक बुनियादी सवाल से जूझने पर मजबूर करते हैं। हम एक समाज के रूप में सबसे ज्यादा किस चीज को महत्व देते हैं? क्या वो सुरक्षा है, जैसा हॉब्स कहते हैं, या व्यक्तिगत अधिकार, जैसा लॉक कहते हैं, या फिर सामूहिक भलाई, जैसा रूसो कहते हैं? और परीक्षाओं के नजरिए से यूजीसी नेट और यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए इन तीनों के बीच के इन सूक्ष्म अंतरों और समानताओं को समझना ही सफलता की कुंजी है। ये सिर्फ पुराने विचारक नहीं है, बल्कि आज की हर राजनीतिक बहस, जैसे चाहे वो सरकारी निगरानी पर हो या अभिव्यक्ति की आजादी पर या सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर, इन्हीं 3 दृष्टिकोणों के इर्द गिर्द घूमती हैं। हॉब्स, लॉक और रूसो ने इंसानों और सरकार के बीच एक अनुबंध की कल्पना की थी। आज के डिजिटल दुनिया में, जहां हमारे जीवन को बड़े पैमाने पर कुछ गिनी चुनी टेक कंपनियां और उनके एल्गोरिदम नियंत्रित कर रहे हैं। सही बात है। जो ही तय करते हैं कि हम क्या देखते हैं, क्या खरीदते हैं और क्या सोचते हैं। तो क्या अब वक्त आ गया है कि हम इंसानों और इन शक्तिशाली एल्गोरिदम्स के बीच एक नए एल्गोरिथमिक सामाजिक अनुबंध के बारे में सोचें?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक ऐसा अनुबंध जो हमारी आज़ादी, हमारे अधिकारों और हमारे समाज को इन नई अदृश्य ताकतों से बचाने के लिए ज़रूरी हो, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।